हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। तो जैसे हम लोग को बोले थे कि ग्लोबल टैलेंट एग्जाम जो यहाँ हुआ था उसको हम लोग पेपर सोल्यूशन जल्द ही लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो उसका ही एक क्लास 6 का सीरीज सेट ए जो है आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं। आइए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है। याद रखिएगा कौन सा ग्रह जो है, तो आप लोग याद रखिएगा शुक्र और अरुण ग्रह जो है पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा दिन जो होता है कब, सर 25 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है जीवन किस परिमंडल में पनपता है। जो जीव जंतु का जीवन है वो किस परिमंडल में पनपता है। याद रखिएगा कौन सा सर, जैव मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला बोलता है कि पर्वतों की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं। पर्वतों की लंबी श्रृंखला को हम लोग श्रेणी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए भारत में जो भूमि विस्तार है उसमें लगभग कितना प्रतिशत पठार है। तो याद रखिएगा पठार अगर पूछे तो आपको 27% याद रखना है, 27%, ठीक है। और आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। तो भारत के पश्चिम की अगर बात करें तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। कौन, अरब सागर। आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, भारत है। भारत के उत्तर में क्या है, तो सर हिमालय पर्वत है। क्या है, हिमालय, ठीक है, हिमालय। दल जो कि भारत में, ये भारत के पूरब हो गया, इधर पश्चिम, ठीक है। पूर्व में कौन है, तो भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी, याद रखिए बे ऑफ बंगाल। और जबकि पश्चिम में क्या है, तो सर पश्चिम में है अरब सागर, अरब सागर, याद रखिएगा। और भारत में दक्षिण में है हिंद महासागर। कौन महासागर, हिंद महासागर। और चूंकि भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है इसलिए भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला बोलता है किस कारण से पृथ्वी अलग अलग स्थानों का समय अलग अलग होता है। किस कारण से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों का समय अलग अलग होता है। याद रखिएगा पृथ्वी की देशांतर रेखाओं के कारण जो है पृथ्वी के अलग अलग स्थानों का जो है समय होता है अलग अलग होता है। आगे हम बात करते हैं कि गोल घर का निर्माण कब किया गया था। तो याद रखिएगा गोल घर का जो निर्माण है वो 1786 में किया गया था अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। ये एक जब भारत में अकाल पड़ गया था तब अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ग्लोब पर बनी खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं। याद रखिएगा सपोज दैट मानिए हमारा ग्लोब है। क्या, हमारा ग्लोब है। इस पर जो खड़ी रेखाएं बनती हैं, ठीक है, इन लोगों को, इसको हम कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर, ठीक है। और वैसी रेखा है, ये मान लीजिए ग्लोब है, इस पर जो क्षैतिज रेखा बनती है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची रहती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्लियर। अब पूछेगा पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितना है, देशांतरों की कुल संख्या कितना है। तो देशांतरों की कुल संख्या याद रखिएगा 360, जबकि अक्षांशों की कुल संख्या कितना, 180, सॉरी 180, आपको याद रखना है। क्या बोलता है, तो ग्लोब पर बनी खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग सर, याद रखिएगा देशांतर रेखा कहते हैं। आगे है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, 180, जबकि देशांतर की कुल संख्या 360 होता है। आगे बोलता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। देखो पृथ्वी की बोलता है कि पृथ्वी का कौन सा जो है भाग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी में एक अक्षांशीय रेखा जो है, कौन, अक्षांशीय रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एनपी, और इंग्लिश को नीचे वाला को बोलते हैं साउथ पोल। उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है कौन, तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा। कौन, भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्लियर। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है उत्तर को दक्षिण भारत में कौन सा पर्वत अलग करता है। उत्तर को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है। तो याद रखिएगा उत्तर को दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो पर्वत है वो कौन है, विंध्य पर्वत होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चावल का प्राचीन नाम कहाँ से मिला है। तो याद रखिएगा चावल का प्राचीन नाम कहाँ से मिला है, कोल्डिहिवा से, ठीक। अगला
इतिहास के अध्ययन से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इतिहास के अध्ययन से, देखिए इतिहास का मतलब होता है इति माने बीती, माने इति मतलब होता है बीती हुई बातें, और हास मन होता है घटना। तो जिस शास्त्र में लोग बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जिसका खोज कौन किए थे? जिसका पिताजी को माना जाता है तो हेरोडोटस को माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतीत की। अतीत मतलब होता है बीती हुई बातों की। आगे है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, सर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन पूछेगा कि भारतीय संविधान को लिख कर अंगीकृत कब कर लिया गया था, मतलब लिख कर तैयार कब कर लिया गया था? तो याद रखिएगा, लिख के अगर तैयार पूछेगा तो आप लोग 26 नवंबर 1949 को याद रखना है। कब? तो सर 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था। आगे बोलता है लोकतांत्रिक सरकार में शक्ति किसके पास होती है? देखिए लोकतांत्रिक मतलब होता है लोक माने जनता, और तांत्रिक माने तांत्रिक मतलब शासन समझ सकते हैं। तो मतलब लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि सर जिसमें जनता का शासन हो, ना कि राजा का, ना ही पुलिस का, और ना ही किसी अन्य का। तो याद रखिए किनका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जनता के। तो लोकतांत्रिक में किसके पास शक्ति होता है? तो जनता के पास शक्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 60 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सर कांस्य युग की। किस युग की? कांस्य युग की। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोलता है हड़प्पा किस नदी किनारे? तो याद रखिएगा सिंधु नदी किनारे होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में लेख कहाँ लिखे जाते थे? तो प्राचीन समय में जो लिखे जो लेख लिखाते थे वो कहाँ? तांबे की पेटियां पर लिखे जाती थी। कहाँ? सर तांबे की पेटियां पर। कहाँ? तांबे की पटिया पर, सॉरी पटिया पर। ठीक है। अगर बोलता निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विविधता का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन में गौर फरमाइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा जो है सामाजिक विविधता का उदाहरण नहीं है। सामाजिक विविधता का है कि मतलब देखिए सामाजिक में भेदभाव, सर भाषा के आधार पर समाज में भेदभाव होता है, धर्म लिंग के आधार पर ठीक है समाज में भेदभाव होता है, और लिंग में भी मतलब लड़का लड़की में भेदभाव होता है। लेकिन सामाजिक विविधता का उदाहरण नहीं है तो कौन? जलवायु नहीं, सर अलग फैक्टर बन जाता है। आगे क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से शहरी क्षेत्रों की सफाई के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो शहरी क्षेत्र को तो सफाई के लिए जो हमारे सरकार द्वारा लागू किया गया है कौन? क्या पुलिस विभाग है? नहीं, पुलिस विभाग नहीं होगा। पंचायत समिति है? सर नहीं। मुख्यमंत्री है? नहीं। कौन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका होता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। याद रखिएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या 49 हो जाएगा। तो देखो 49 जो है ठीक है वो 7 से भी कट जा रहा है और अपने से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो क्या ये जो है एक अभाज्य संख्या होगा? तो नहीं सर अभाज्य संख्या नहीं होगा। 51 भी एक अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि अपने से कट रहा है, 1 से कट रहा है और 17 से भी कट जाता है। लेकिन देखिए 53 की बात करें, 53 मेरा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो सकता है क्योंकि सर ये अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। क्लियर? 55 नंबर क्लियर। आगे अगला बोलता है देखिएगा ध्यान से कि 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी है? हालांकि देखिए इस सबको बहुत विस्तार से बता सकते थे बना के, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत लंबा बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना है तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में आंसर बता चलते हैं। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सही जो आंसर होता है कि 9 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? आप लोग भागा करके कर से देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 10,008। कितना हो जाएगा? 10,008। क्लियर। अगला क्वेश्चन बोलता है 8, 12 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी संख्या जो है 8 से भी, 12 से भी और 18 से भी विभाजित हो जाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अधिकांश बच्चा 36 लगा दिया होगा, हम जान रहे हैं क्योंकि 8 के फल 36 आ जाता है 12 के। लेकिन देखिए 8 के पढ़ा में 36 में देखिए यहाँ पर क्या होगा? बका के लगेगा 12 के पढ़ा में 36 आता है सर, 18 दूनी की 36 आता है। लेकिन उसको ये ध्यान में नहीं है कि 8 के पढ़ा में 36 नहीं आता है। क्या आता है 8 के पढ़ा में? सर 32 आता है। और इसको बहुत सारे स्टूडेंट जो इसको सही कर लिए हैं, तो ये सही मेरा नहीं है। सही कौन हो जाएगा? तो हमारा सही हो जाएगा 72। इस 72 जो है यानी 72 ये 8 से भी लग जा रहा है, 12 से भी लग जा रहा है, 18 से लग जा रहा है और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा यही है। ठीक है, जो इन तीनों से कट सकता है। आगे बोलता है कि एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, एक षष्ठभुज बोले हेक्सागोनल में, याद रखिएगा विकर्णों की संख्या जो होता है कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? याद रखिएगा 9 होता है। अगला क्वेश्चन है कि -7
+5 इंटू +5 प्लस -3 और प्लस इंटू +4, जिसका अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा -1। क्लियर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेशन नहीं कराता है तो जो यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर दिया रहता है उस पर जाकर आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर पूरा कंक्लूजन आपको बनकर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ बाबू बहुत सारे क्वेश्चन करवाना है तो वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर दो ऋणात्मक संख्याओं का योग धनात्मक है तो वह संख्या संभव है केवल जब, देखिए यहाँ बोलता है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का योग धनात्मक, ये स्टेटमेंट जो है पूरा रॉन्ग है। क्या बोलता है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का योग कभी धनात्मक हो ही नहीं सकता है। जिसे मान लीजिए आप कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लीजिए -4 और इसको हम जोड़ेंगे -3 के साथ, दोनों ऋणात्मक संख्या, क्या इन लोग को जोड़ जो है कभी धनात्मक हो सकता है सर? नहीं, इसका धनात्मक नहीं हो सकता। तो बताइए क्या है संभव है? तो नहीं सर, यह संभव नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यह संभव नहीं है। क्लियर। आगे बोला जाता है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। क्या क्वेश्चन बोलता है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो आइए हम निकालते हैं। चूंकि आयत का परिमाप हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 को 2 रह देते हैं, लंबाई हमको कितना दिया हुआ, तो सर लंबाई 12 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ, 8। अब 12 8 कितना हो जाएगा बाबू, तो लोग 12 8 हो जाएगा सर 20, 12 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 दूनी की 40, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, आगे क्या कहता है, बोलता है कि यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है कि x बराबर 3 दिए हैं और y बराबर 2 तो x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा। आइए हम निकाल के दिखा देते हैं कि क्या होता है। जिससे यहाँ x का मान कितना दिया हुआ, तो 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y का मान कितना दिया हुआ 2, तो 2 का सर स्क्वायर, माइनस एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ, तो x का सर 3 और y का मान 2, हम लिख दिए 3 × 2। क्लियर। अब आगे कर लेते हैं। देखिए 3 की क्या हो जाएगा 9, 2 को हो जाएगा सर 4 और माइनस 3 दूनी की 6, 9 और 4 तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर 13 माइनस 6 और 13 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 7। करेक्ट आंसर हो जाता है कितना आ जाएगा 7। 7 क्या है सर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। अगर मतलब 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अगर 5x + 3 = 28 तो x का मान बताइए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है 5x + 3 = 28, तो हमको x का मान निकालना है। तो हमको x का मान निकालना है तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो इधर +3 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर -3, तो 28 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब 5x = 28 में 3 जगह बचेगा 25। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो सर 25/5 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बराबर, यानी x बराबर मेरा कितना वैल्यू आ गया, तो x बराबर हो गया 5। क्लियर। आगे बोलता है कि एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि एक आदमी 60 किलोमीटर दूरी को, हमको डिस्टेंस गिवन है और टाइम भी गिवन है। सर हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हमको, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमको दूरी दिया हुआ है 60 और समय कितना दिया हुआ है 4, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। तो चल क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, बोलता है 4a + 3 = 2a + 11 तो a का वैल्यू बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आइए हम कैलकुलेशन करते हैं। बोलता है कि 4a + 3 और = 2a + 11 तो a का वैल्यू निकालना। तो a का वैल्यू निकालने के लिए एक जात को एक तरफ करेंगे तो 4 है, इधर 2a प्लस में पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2a = इधर 11 है तो 11 रह देते हैं और इधर प्लस में 3 था तो इधर क्या हो जाएगा -3 हो जाता है। अब 4a में से 2a जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 2a, और 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, हाँ 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचता है। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा डिवाइड में, सॉरी यहाँ पर देखिए बनाते हैं कि 4a + 3 सॉरी हमारे पास है 4a, ठीक है। इधर से 2a आ जाएगा तो हो जाएगा -2a, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 11 - 3, ठीक है। इधर हो जाएगा 2a = क्या हो जाएगा 8, अब a = 8/2 काटेंगे तो कट जाएगा 4 बार में, यानी a = कितना आ गया मेरा 4 आ जाता है। तो कहाँ ऑप्शन में है सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे हम बात करते हैं कि यदि
एक संख्या को 4 से गुना करने के बाद उसमें 6 जोड़ने पर उत्तर कितना आता है, 38 आता है, तो वह संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि एक संख्या जो है उसको 4 से गुना करेंगे, तो मान लीजिए उस संख्या पता नहीं है, मान लेते हैं कोई संख्या x है, ठीक, उसमें 4 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा सर, 4x लिख देते हैं बढ़िया से, क्या हो जाएगा सर, 4x हो जाता है। और उसमें 6 जोड़ने पर, उसको में 6 जोड़िएगा तो वो संख्या कितना हो जाता है सर, तो 38 हो जाता है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो 4x इज इक्वल टू 38 माइनस क्या हो जाएगा 6, यानी 4x इज इक्वल टू 32, और x बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 8 चौके 32, x बराबर क्या हो जाएगा 8, आंसर इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी संख्या को 3 से भागा देने पर शेषफल 2 और 4 से भागा देने पर शेषफल 3 तथा 5 से भागा देने पर शेषफल 4 आता है, तो वह संख्या क्या होगा। इसका देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन व्हाट्सएप पे आप लोग को भेज देंगे, किसी को दिक्कत होगा तो मांग लीजिएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा 59 होता है, किसका होता है, 59 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, वह 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। याद रखिएगा ट्रेन की लंबाई हम डायरेक्ट बता रहे हैं, याद रखिएगा 0.5 किलोमीटर होता है, ठीक है। आगे बोलता है पतियों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश के बिना नहीं हो सकती, किस प्रांग के प्रकाश के बिना पतियों में भोजन बनाने की क्रिया नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप लोग कंफ्यूज आएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। क्या बोलता है, पतियों में भोजन बनाने की क्रिया किस प्रकाश के बिना नहीं हो सकती है। याद रखिएगा लाल प्रकाश के बिना नहीं हो सकती, इसका करेक्ट आंसर है लाल प्रकाश। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछे कि किस प्रकाश में नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिए, पतियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया किस प्रकाश में नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता, हरा हो जाता। क्या हो जाता, हरा। और किस प्रकाश में नहीं होगा, तो हरा प्रकाश में नहीं होगा। और किस प्रकाश के बिना नहीं हो सकता है, तो सर लाल प्रकाश के बिना नहीं हो सकता है। क्लियर। चलिए अगला क्या है कि मछलियों का गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। याद रखिए यानी मछलियों का श्वसन अंग क्या है, तो सर मछलियों का श्वसन अंग होता है गलफड़ा होता है। अब बताइए मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, तो मनुष्य का श्वसन अंग सर फेफड़ा होता है। और जबकि केचुआ और मेढक की सबका सर त्वचा, हालांकि मेढक त्वचा से फेफड़ा से दोनों सांस लेता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सी प्रक्रिया जो है, ठीक है, कौन सी क्रिया पौधे में जल को ऊपर चढ़ाने में मदद करती है। तो याद रखिएगा पौधे में जल को ऊपर चढ़ाने की जो क्रिया कौन सा मदद करता है, तो वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इससे होता क्या है कि जब पूछेगा पेड़ पौधे में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है, याद रखिएगा जाइलम द्वारा। किसके द्वारा, ठीक है, जाइलम नामक ऊतक द्वारा पेड़ पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संवहन होता है। और पूछेगा कि पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा होता है। क्लियर। चलिए आगे बोलता है कि पौधों में शर्करा कहाँ संग्रहित रहती है। जो पौधे में स्टार्च है, ठीक है, वो कहाँ संग्रहित रहती है, तो पौधों में स्टार्च बीज में भी रहता है, पत्तियां में भी रहती है, फल में भी। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मनुष्य के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। याद रखिएगा किस ग्रंथि को, सर पीयूष ग्रंथि को। थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइपिंग, याद रखिएगा किस ग्रंथि को, तो पीयूष ग्रंथि को, यानी इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अगला है पीतल किसका मिश्र धातु है। तो जो पीतल है हमारा बाबू, ठीक है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो है सर तांबा और जास्ता का यानी कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। कौन, टीन, सॉरी पीतल, जिसको बोलते हैं पीतल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बोलता है कौन से तत्व अपने धातु और धातु दोनों जिसम गुण पर दिखाते हैं। कौन से तत्व जो है धातु और अधातु दोनों जिसम विशेषता दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, कौन, बोरॉन। बोरॉन जो एक ऐसा तत्व है कि धातु और धातु दोनों जिसम गुण दिखाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रसोई में उपयोग होने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा रसोई में जो हम लोग रसोई में सामान्य नमक की उपयोग करते हैं उसका नाम है NaCl। क्या नाम है, NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। क्लियर। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है सबसे हल्की धातु कौन सा। तो याद रखिएगा सबसे हल्की धातु जो है कौन है, हमारा लिथियम होता है। देखिए सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको हमेशा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इन लोगों को किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि सर इन लोग हवा के साथ या जल के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब पूछेगा किन किन मेटल्स को, किन किन धातुओं को हम, ठीक है, चाकू से, नाइफ से इजिली काट सकते हैं। इनका सोडियम, पोटेशियम
और लिथियम को, याद रखिएगा। तो इसका सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगा, लिथियम हो जाता है। अगला निम्नलिखित में पानी का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, पीएच मान कितना होता है लगभग पानी का, तो सर 7 होता है। अभी बताइए, यहाँ से पता चलता है कि पीएच जो है, पीएच का मान तो पता चल गया 7 होता है। ये बताइए कि पीएच स्केल का खोज कौन किए थे, ठीक है, हमको ये बताइए कि पीएच स्केल का खोज कौन किए थे, पीएच स्केल, ठीक है, इसका खोज कौन किए थे, तो याद रखिएगा पीएच स्केल का खोज कौन किए थे, सर सोरेनसन किए थे। कौन, सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही, ठीक है, पीएच स्केल का खोज किया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 45। अगला क्वेश्चन बोलता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। सर जूल किसका होता है, कार्य का क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। और दाब का क्या होता है, पास्कल। क्लियर, याद रखिएगा, कार्य का जूल होता है, ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है। आगे है, वह कौन सी स्थिति है, वह कौन सी स्थिति जब कोई वस्तु संतुलन में रहती है। अब बताइए कोई वस्तु कब संतुलन में रह सकती है, जब उस पर सर लगने वाला बल सभी बल बराबर हो और विपरीत दिशा में हो। मान लीजिए सपोज यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, एक संदूक है, यहाँ पर बॉक्स है, इधर कोई वस्तु, इधर कोई व्यक्ति और इधर कोई व्यक्ति, ये भी व्यक्ति इस बॉक्स को 15 न्यूटन बल से खींच रहा है और इधर भी क्या 15 न्यूटन बल से खींच रहा है। तो क्या बताइए वस्तु इधर इधर या इधर जाएगा, सर नहीं जाएगा, एक स्थान पर स्थिर रहेगा, क्योंकि जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल क्या लग रहा है इधर। देखिए कोई वस्तु अपने संतुलन कब बनाए रखती है, जब सर उस पर लगने वाला बल हो सही बल के बराबर हो और क्या हो, विपरीत दिशा में होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ताप का सबसे कम संभव मान क्या होता है। तो याद रखिएगा ताप का सबसे कम संभव मान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। आगे बोलता है ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है। जो हमारा ध्वनि है, ठीक है, किस माध्यम से सबसे तेज चलती है। ठोस में जो है ध्वनि बहुत तेज चलती है। परिवर्तन किस नियम के आधार पर होता है। देखिए परिवर्तन का जो प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम होता है। देखो आपतन कोण जो होता है बराबर होता है परिवर्तन कोण। दूसरा का जो है, ठीक है, बोलता है कि आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो है, ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। ध्यान दे, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये परिवर्तन का नियम कहता है। तो पूछेगा प्रकाश का परिवर्तन कितना नियम, तो 2 नियम। ठीक है, पहला आपतन कोण जो है परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन चेक करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, परिवर्तन कोण जो आपतन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि ए बराबर, ध्यान दीजिए कि यदि ए बराबर 3 और बी बराबर 2 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। ए बराबर कितना दिया है 3 और बी बराबर 2 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी। देख लीजिए ए का मान 3 है तो यानी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी क्या है तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 का हो जाएगा 4, 9 4 कितना हो जाएगा सर 13 हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13। क्लियर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोग के। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, इसका पार्ट 2 हम और 50 क्वेश्चंस को जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको सब मिला लीजिएगा और जो क्वेश्चन को डाउट हो सो कमेंट बॉक्स में, नहीं है तो ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप है, वह व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ का व्हाट्सएप लिंक आपको दिया गया है, वहाँ पे जाकर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको बनाकर मिल जाएगा। क्लियर। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।